कॉमेडियन का नाम कामरा है। किसी एक कॉमेडी शो में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम शिंदे जी को मजाक मजाक में गद्दार बोल दिया। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। शिंदे गुट की शिवसेना इस मजाक को नहीं पचा पाई। तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा रहकर इस प्रकार से इनको गद्दार नहीं कह सकता। फिर शिंदे गुट की शिवसेना ने इनके साथ जो मजाक किया शायद वो ये नहीं पचा पाए होंगे। लेकिन आप एक मेरी बात पचाइए कि इस अमृत काल में भारत पहले से ही मजाक बना हुआ है, वहां ऐसे तथाकथित बेशरम और गलत शब्दों का प्रयोग करने वाले कॉमेडियन की क्या आवश्यकता है। देखिए मेरी बात को समझिए, कॉमेडी एक अभिव्यक्ति का तरीका हो सकती है, पर इस प्रकार से हम किसी भी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित नहीं करें जिससे किसी का मन दुखी हो। पर इतना भी क्या बोल दिया था कि शिंदे गुट की शिवसेना ने जहां पर यह शो हुआ था वहां तोड़फोड़ मचा दी। तो अंदर से कुमार कामरा का दिल तो दुख रहा होगा और वो कह रहा होगा कुछ इस प्रकार से जो इस वीडियो में आपको दर्शाना चाहता हूं। अगर मैं गाजर को गाजर और मूली को मूली बोलूं तो करण को करण और अर्जुन को अर्जुन कैसे ना बोलूं। तो इसी तर्ज पर यह कॉमेडियन कह रहा होगा, क्या मैं मतलबी नेता को मतलबी नेता ना कहूं, क्या मैं असफल नेता को असफल नेता ना कहूं, क्या मैं भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी ना कहूं। तो जब भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी कह सकता हूं, असफल को असफल कह सकता हूं, तो झूठे को झूठा और गद्दार को गद्दार कहने में क्या दिक्कत है। और गद्दार का मतलब जो किसी का सगा ना हो, और गद्दार इतना खतरनाक शब्द भी नहीं है कि उसके ऊपर तोड़फोड़ हो जाए। और अगर गद्दार इतना खतरनाक शब्द है तो गद्दारी तो सिंधिया ने भी की थी झांसी की रानी के साथ, तो इसका मतलब उनकी भी तोड़फोड़ होनी चाहिए। और इस देश में कौन गद्दार नहीं है। कोई ईमान से गद्दार है तो कोई अपने वचन से गद्दार है, कोई अपने काम के प्रति गद्दार है। और अगर गद्दार शब्द इतना खतरनाक है कि किसी के स्टूडियो में तोड़फोड़ हो सकती है, तो राज्यसभा में इस नेता के द्वारा राणा सांगा के लिए जो गद्दार शब्द प्रयोग किया गया है, उसके लिए क्या योगी सरकार इसे घर में बुलडोजर चलवाएगी। सुनिए आप बयान इस नेता का। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। जैसे ये बयान सुनते हैं तो निश्चित तौर पर अंदर से आग बबूला तो आप हो रहे होंगे, और आग बबूला होंगे तो आप सोचने की क्षमता खो देंगे। हम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि आखिरकार कैसे इतिहास के पन्ने खुलना शुरू हो गए। पहले औरंगजेब पर गए, अब औरंगजेब से और पीछे हम बाबर पर पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में औरंगजेब की कब्र की खुदाई हो रही है। 300 साल पहले जो व्यक्ति मर चुका है, अब भारत देश मुर्दों से लड़ाई कर रहा है। भारत देश में और कोई मुद्दे बचे ही नहीं है। और मैं भारत सरकार के सभी राजनेताओं से कहना चाहता हूं कि औरंगजेब की कब्र तोड़ना सच में बहुत जरूरी है, पर हम भारतवासी बेरोजगारी के टेंशन में थोड़ा बिजी हैं। हम ये चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को औरंगजेब की कब्र खोदने के लिए भेज दीजिए। मेरा विशेष निवेदन है अनुराग ठाकुर जी से, अगर आप औरंगजेब की कब्र खोदने नहीं आए तो आपसे बड़ा देश का गद्दार कोई नहीं होगा। गद्दारों को गोली मारो सालों को, और आपने कहा था देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, तो ये आपके ऊपर अप्लाई हो रहा है। इसलिए सब काम छोड़िए, क्योंकि वो काम जरूरी नहीं है। पहले औरंगजेब की कब्र आप खोद दीजिए आकर। वहीं मैं अमित शाह के लड़के से भी कहना चाहता हूं, आईपीएल बेटा होते रहेंगे, आईपीएल की चिंता मत करो, वो तो हर साल होना है। औरंगजेब की कब्र खोदना बहुत जरूरी है। सब काम छोड़ो, अभी आओ और औरंगजेब की कब्र खोदने में हेल्प करो। और मैं सिंधिया जी से कहना चाहता हूं कि यदि आप ये प्रूव करना चाहते हो कि आप झांसी की रानी के साथ थे, तो आपको औरंगजेब की कब्र खोदने में हेल्प करनी चाहिए। अगर आप नहीं आ पा रहे हो तो विदेश में पड़ा आपके लड़के को भेजिए। राजा महाराजा हो, ताकत होगी, फावड़ा पकड़िए और औरंगजेब की कब्र खोदने में मेहनत कीजिए। हम भारतवासियों के पास टाइम कम बचा हुआ है, क्योंकि हम लोग इतने मंदबुद्धि हो चुके हैं, हमें यही नहीं समझ में आ रहा है कि आखिरकार औरंगजेब की कब्र खोदने से हमें मिल क्या जाएगा। और मैं उन लोगों से भी कहना चाह रहा हूं कि जब कब्र खुद रही है तो जो विरोध में खड़े हो रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि आप खुद आकर उसके विरोध में खड़े हुइए, चाहे फिर ओवैसी जी हो या अखिलेश जी हो या राहुल गांधी जी हो। आप धरातल पर आकर उसका विरोध करो ना। पर इस देश में यही राजनीति हो रही है, तो इतिहास के पन्नों में अगर खगोला जाएगा ना, तो सिर्फ मुद्दों को भटकाने की राजनीति हो सकती है। अब मुद्दे की बात करते हैं कि जो राज्यसभा सांसद ने बयान दिया कि राणा सांगा जी गद्दार थे और उन्होंने बाबर को भारत बुलाया था, तो मैं उनसे ये कहना चाह रहा हूं कि आपका ये बयान है वो शायद तुजुक ए बाबरी से लिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि हाँ, राणा सांगा ने बाबर को भारत में बुलाया था लोधी को हराने के लिए, इसीलिए राणा सांगा की मदद करने के लिए बाबर भारत आया। और इस आधार पर तुम ये कह रहे हो कि राणा सांगा गद्दार थे। अब यहां पर सुनने में तर्क जो दिख रहा है वो एकदम सही प्रतीत हो रहा है, पर इतिहास सच है या झूठा है ये इस आधार पर तय करो कि राणा सांगा की पर्सनैलिटी कैसी थी। उस व्यक्ति ने घास की रोटी खाकर अपना जीवन बिताया, शरीर के अंग कट गए, आंख निकल गई, फिर भी वो अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने क्षेत्र के लिए लड़ता रहा। और रही बात इस बात के लिए
कि लोधी को हराने के लिए, इब्राहिम लोधी को हराने के लिए बाबर को बुलाया था राणा सांगा ने, तो यहां पर एक फैक्चुअल करेक्शन करने की आवश्यकता है। सांगा जी पहले से ही इतने मजबूत थे कि उन्होंने इब्राहिम लोधी को 2 बार हराया, खतौली के युद्ध में हराया और साथ ही साथ बाड़ी के युद्ध में हराया। तो महाराणा सांगा जी जब 2 बार पहले से इब्राहिम लोधी को हरा चुके हैं, दिल्ली उनके अधीन हो चुकी है, तो फिर उनको क्या जरूरत पड़ गई कि वो बाबर को बुला रहे हैं इब्राहिम लोधी को हराने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाबर ने ही राणा सांगा से हेल्प मांगी हो और जो इतिहासकार है उन्होंने इसमें बदल दिया हो, पर इस बहस से हमें मिलेगा क्या? लेकिन नहीं, हम तो इतिहास खोद कर ही मानेंगे। अब इसमें तर्क दिए जाना शुरू कर दिया जाएगा कि रायसेन के सरदार थे सिलहरी तंवर, जो शायद राणा सांगा और बाबर के बीच में मीडियम हुआ करते थे, और बाबर ने राणा सांगा से मदद मांगने के लिए रायसेन के सरदार सिलहरी तंवर की मदद ली, पर राणा सांगा ने मना कर दिया। तो हो सकता है बाबर ने राणा सांगा को बदनाम करने के लिए बोल दिया हो कि नहीं, राणा सांगा ने मुझसे मदद मांगी थी। अब इतिहास जैसे लिखा गया हो उसका इतिहास लिखा जाएगा, जो उस समय ताकतवर रहा हो। तो निश्चित तौर पर बाबर की शक्तियां बढ़ रही थी दिनों दिन, और जो इतिहासकार थे वो सब मुस्लिम थे, तो उन्होंने अपने ही हिसाब से उन चीजों को लिखा होगा। भाई, प्रशासक की जब तक तारीफ नहीं करोगे वो तुम्हें जीने नहीं देगा, चाहे कवि हो या लेखक हो। तो प्रशासक की तारीफ तो करनी ही पड़ेगी। कि आज भारत देश में नहीं देख रहे हो कि जिसके पास ताकत होती है ना, मीडिया में केवल उसी की तारीफ होगी, बुराई कर दोगे तो बैन कर दिए जाओगे। तो शायद इस समय ऐसा हुआ होगा, पर इस पर हम ये प्रश्न नहीं उठा सकते ना कि महाराणा सांगा बहादुर नहीं थे। महाराणा सांगा ने जो किया है वो हमारे लिए प्रतीक है। उनके काम हमको ये बताते हैं कि जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो अडिग रहें। हाथ पैर कट गए, आंख निकल गई, लेकिन अपने लक्ष्य से नहीं भटके, घास की रोटियां खाई। तो उनकी कहानी हमारे लिए प्रेरणा है। अब उनके साथ छेड़छाड़ करके हम क्या हासिल कर लेंगे? और खासकर संसद में खड़े होकर अब इन मुद्दों पर बहस होगी तो 2047 तक तो बन गए ना विकसित। जो था, जो ठीक है भाई, जिसने शासन किया है इसका मतलब वो ताकतवर था। अगर कोई हारा है तो वो कमजोर था, अगर कोई जीता है तो वो मजबूत था। इतिहास कहां से मिटाया जाएगा, और उस मिटाकर हम हासिल क्या कर लेंगे? पर अब राजनीति का मौका है, फोटो खिंचवाने का मौका है, वीडियो में आने का मौका है। तो कई सारे हिंदू संगठन, शिवसेना, बजरंग दल, करणी सेना, फलानी सेना, ढिकानी सेना, अब वो चश्मा लगा के अपने अपने बयान देंगे आके कि हमारे महाराणा सांगा के लिए ऐसा कैसे बोला। इन आरामखोरों की तब जबान नहीं खुली होगी जब महाराणा सांगा के चबूतरे की हालत ऐसी है। इतने साल से महाराणा सांगा ने अगर देश के लिए कुछ किया होता तो क्या इतना भी डिजर्व नहीं करते हैं कि उनका यहां महान चबूतरा होता, प्रदर्शनी होती? मतलब जो मुगल आए उनकी बड़ी बड़ी इमारतें बन सकती हैं, जो कि घटिया लोग थे, और हम उन्हीं के वंशज हैं और हम उन्हीं का चबूतरा नहीं बना पाए। और अगर बनाया थोड़ा बहुत टेंट पेंट करके तो रंग रुंगुल लगा के उसमें पीले झंडे टांग दिए, फोटो खिंचवा के निकल गए होंगे। ये इज्जत है महाराणा सांगा की हमारे यहाँ। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का, महाराणा सांगा, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप, ये सब ऊपर से जब देख रहे होंगे तो हंसते होंगे उनकी आत्माएं हमारे ऊपर कि हमने इन कीड़े मकोड़ों को आजादी दिलवाई, हमने इन कीड़े मकोड़ों के लिए अपनी जान गंवाई, जो सिर्फ और सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए, झूठी राजनीति करने के लिए इस प्रकार के बयानों को उठा रहे हैं। अरे उस समय जो हुआ है, क्या उससे अब वर्तमान की स्थितियों में परिवर्तन हो सकता है? बात अस्तित्व की लड़ाई हो रही है। किस चीज की अस्तित्व की लड़ाई कर रहे हो आप? दोनों पक्षों को देखो तो कोई सही गलत नहीं है यहां पर यह बात है कि जो हो रहा है क्या वो इस समय होने की जरूरत थी? क्या हम इस समय ही यह विवाद खड़ा करना चाह रहे हैं कि कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन बड़ा, कौन छोटा, कौन खुला, कौन गड़ा? या इस समय हमें एकजुट होकर इस देश को 2047 तक विकसित बनाने की बात करनी चाहिए? वो संसद, वो विधानसभाएं जहां पर उन मुद्दों की बात होनी चाहिए जिससे ये देश आगे जाए, वहां पर यह बात हो रही है कि औरंगजेब की कब्र खोदेगी कि नहीं, महाराणा सांगा गद्दार हैं कि नहीं। इसके लिए